साथियों को मेरा प्रणाम। आप सुबह से बैठे हैं और आ, आपने सबने सुझाव भी दिए होंगे अपने कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी आपने से किसी ने एक ने सवाल उठाया था कि करेंसी वाला ही सवाल उठाया था, मैं आपको बता दूं। उसके ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं, फिर करेंगे थोड़ा सा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। देखिए, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उनका जो मकसद है मुख्य तौर पर, वो मकसद है आपको कंट्रोल करना। इस धरती के सारे संसाधन भी कंट्रोल करना, इस धरती के लोगों की भूख भी कंट्रोल करना, उनका भोजन भी कंट्रोल करना, यहां तक कि उन लोगों की सोच भी कंट्रोल करना। आपने एक चीज देखी होगी, पिछले 8 साल में ही देखी होगी आपने अपने देश के अंदर, और ये हर देश में ऐसे ही हो रहा है कि आप अपनी मर्जी से सोच भी नहीं पा रहे हो। आपको जो डेटा दिया जा रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से, या फिर आपके समाज में भी ऐसे लोग तैयार कर दिए गए कि आप अगर एक दिशा में बोलने लगोगे तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा या फिर आपकी दिशा कहीं और दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा। ये मैं सोच पे लेके जा रहा था। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग ये कहते हैं, वो लोग कौन? जो लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना चाहते हैं। वो कौन है? फॉर्च्यून 500 नाम सुना होगा आप लोगों ने। दुनिया की फॉर्ब्स जो एक मैगजीन है, वो पूरी दुनिया के टॉप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, टॉप 500 कंपनियों का चयन करती हैं हर साल कि इस साल टॉप 500 का जो वेल्थ है, पैसा है, वो इनके पास है। तो वो उस पूंजी के हिसाब से लगाते हैं कि ये हैं पूरी दुनिया के बड़े लोग। अब वहां पे क्या होता है, अगर आप रेगुलर मेरा जो चैनल है निडर इंडिया वाला, अगर आप उसको फॉलो करते होंगे तो उस पे मैंने एक एक स्टेप वाइज भी बताया हुआ है। तो एक ही मीटिंग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने 2019 में एक मीटिंग करी कि पूरी दुनिया में जब पूरी दुनिया में वो कहां गया पानी, पूरी दुनिया में जब हम संसाधन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग मतलब कौन? आप देखिए, आपके गांव में या आपके शहर में जो सरकारी स्कूल है, जो बिल्डिंग्स हैं, और जो यहां तक कि सचिवालय की जो बिल्डिंग्स हैं, उनका भी अब ढांचा बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। मतलब बिल्डिंग बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिट्टो एक ही मॉडल पे बन रहा है। और ये बात आप लोगों को पता होगी कि ये पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, ऐसा बात आ रही होगी। वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है। अब वर्ल्ड बैंक से डोनेशन तो आ नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है कर्जा, आ रहा है अपने को। मान लीजिए मेरे पास अपना प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर मुझे मकान बनाना है, प्लॉट मेरा है, मैंने खरीद रखा है। बैंक से आप लोन लेने जाओगे तो आपका वो ऊपरली ऊपरली बिल्डिंग लोन पे होती है या पूरा घर लोन पे होता है? पूरा घर लोन पे होता है। यानी जब वो जब्त करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तुमको पैसा जो दिया था वो मकान बनाने के लिए केवल ऊपर के सीमेंट बजरी रेत का दिया था, लेकिन वो कब्जा किस पे कर लेता है? घर पे है। तो अभी जो पैसा अपने को दिया जा रहा है, वो जमीन लैंड है, वो अपनी है, इस देश में रहने वाले लोगों की है। और जो कर्जा दिया जा रहा है, चाहे ये बड़े बड़े एग्रो रूट्स बन रहे हैं, और चाहे आपके बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, या जो सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो कुछ बन रहा है, वो सब कर्जे पे बन रहा है। तो अब वो जो संसाधन है वो अब कह रहे हैं कि अब ये हमारे हैं। जो तुम्हारा डैम बना था वो भी हमारे पैसे से बना हुआ है, जो तुम्हारे बिजली के जो उपकरण लगे हैं, या जो बिजली के जो बड़े बड़े पावर हाउसेस बने हैं, वो भी हमारे पैसे से बने हैं। तो आपकी रोटी उगाने के लिए जो ये जो बड़े बड़े मशीनें आई हैं, वो भी हमारे पैसे से आई हैं तुम्हारे देश के अंदर। तो जब तुम्हारे देश में सब कुछ हमारा आया हुआ है, जब हमारा दिया हुआ है, तो फिर इन चीजों पे हमारा कब्जा क्यों ना हो? जब तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम अपने देश को संभाल सको। क्योंकि आज जो है वो अपने देश की जीडीपी का करीब करीब 93% लोन पे आ चुका है। 93% हम लोन पे हैं इस वक्त। यानी आज अगर अपनी पूरी जीडीपी भी मतलब अपना ब्याज भी उतरने का अपना
सिस्टम नहीं है जितना हमने लोन लिया हुआ है। अब आप लोग उस पे अंदाजा लगाइए कि वो कहते हैं कि देखो तुमने अपने लोगों को रोटी देनी है ना, वो हम दे देंगे। भैया जो फ्री का राशन दे रहे हो वो हम दे देंगे, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अब तुमसे WTO के जो एग्रीमेंट्स किए थे ना हमने, जो आप लोगों ने, उनको मानते हुए जितनी भी जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं उनको बंद करना पड़ेगा अब आपको। अब जन कल्याणकारी सुविधाएं बंद करेंगे तो जनता सड़क पे उतरेगी, तो जनता को पता ही ना लगने दो। जैसे आपने देखा गैस की सब्सिडी थी, गैस की सब्सिडी पहले आपको डायरेक्ट मिलती थी कि 1000 रुपए का सिलेंडर आपको डायरेक्ट 300-400 रुपए में मिलता था, सरकार वो सब्सिडी खुद वहन करती थी। अभी क्या किया कि तुम पहले 1000 रुपए दो, फिर हम तुमको सब्सिडी तुम्हारे खाते में डालेंगे। धीरे धीरे पहले तो बोला तुम खुद छोड़ दो, फिर बोला अब नहीं देंगे, और अब ये हाल है कि जिसके भी आती है वो 1 रुपया 2 रुपये ऐसे आती है। ऐसे ही जिस भी चीज के ऊपर, चाहे डीजल के ऊपर हो, CNG के ऊपर हो, या और तमाम चीजों के ऊपर जिस पे सब्सिडी थी, यहां तक कि अपना जो खाद था, बीज थे, उन सब के ऊपर सब्सिडी हटा ली गई धीरे धीरे। अभी वो कहते हैं कि अब आपकी सब चीजों पे सब्सिडी हटानी है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो भाई लोग सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन होंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा को काबू करना जरूरी है। अगर पैसा उनके पास होगा तो आपके पास पैसा होगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए आपके ऊपर टैक्सेस लगा करके आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके घरों से खींच लिया जाए। या तो आप देखोगे बहुत सारा आपका जो मैक्सिमम पैसा है वो कहां जा रहा है, या तो लोन की किस्तें अदा करने में जा रहा है, या फिर आपका पैसा जा रहा है बैंक के अंदर, या फिर आपका पैसा जा रहा है बड़ी कंपनी के पास। छोटे दुकानदार के पास आपका पैसा नहीं जा रहा है। यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी चीज खरीदनी है, तो आज आप जेब में पैसा रखने की बजाय मोबाइल में पैसा रखना पसंद करते हो और जाके फटाक से स्कैन कर लेते हो UPI कोड कि भाई ये पेमेंट ऐसे सीधी, ये आसान रहती है, तो हमारा जो नौजवान बच्चा है वो उठा के फटाक से उसका इस्तेमाल कर लेता है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि करेंसी का खेल क्या है। इसके ऊपर स्पेशल करेंसी की वीडियो बनाऊंगा मैं। एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है किसी ने, भावेश भाई हैं हमारे सूरत से, गुजरात से, तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि कौन सी चीज के बराबर में तुमने सिक्के चलाने शुरू किए थे, जो करेंसी चलानी शुरू की थी। जब ये सोने और चांदी के बराबर में थी तो फिर धीरे धीरे ये पैसे में कैसे आई? फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जब आप उसके अंदर लिखा हुआ है ना कि अपना जो नोट होता है उस नोट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, वो वैलिड भी नहीं रहा वो कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये जो नोट है जो आपके पास, ये 2000 का और जो नए 500 के नोट आए ना, ये पहले 500 वाले, 1000 वाले क्यों खत्म करे ये नहीं पता। वो कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे, बेसिकली लीगल कॉन्ट्रैक्ट थे। यानी वो 500 1000 का नोट अगर हम जाके देते तो हमको उतने चांदी के सिक्के देना मजबूरी थी बैंक की। यानी 500 रुपए का मतलब था आपको 500 चांदी के सिक्के देना मजबूरी है। बैंक की जाके अगर बैंक को बोल दोगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये 500 रुपए पकड़ और मुझे मेरी चांदी चाहिए इसके बदले में, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो नए नोटों पे वो सब खत्म हो चुका है। तो ये हमें नहीं मालूम है। ये नोट अब कागज के टुकड़े हैं, इनको भी सरकार अब धीरे धीरे खत्म कर रही है ताकि वो सिर्फ एक मोबाइल में डिजिट बन जाए, और डिजिटल करेंसी लेकर के आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी के ऊपर मेरी 2 वीडियोस हैं, एक सुशील भाई के साथ है और एक अकेले भी है। अकेले वाली जो अभी लेटेस्ट है उसके अंदर पूरा प्रोग्राम है जो सरकार कर रही है कि इस साल के एंड तक डिजिटल करेंसी ले आएंगे, और वो डिजिटल करेंसी प्रोग्रामेबल होगी। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल का मतलब यह है कि मान लीजिए मुझसे आपने 100 रुपए लिए और आप कहते हो मुझे इसका कुछ खाना पीना है, खाने का सामान लेना है। अब मैं आपके मोबाइल में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, ले 100 रुपए पकड़, और इसमें मैं लिख दिया खाने पीने का सामान। तो अब आप जब जाओगे और आपने बाय चांस किराए में कमी पड़ गई और 5 रुपए किराए में लेने लग गए, तो उस 100 रुपए में से 5 रुपए आप किराए पे नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैंने प्रोग्राम करके दिया आपको कि ये 100 रुपए तो आपको खाने के लिए मिल रहे हैं। तो सरकार आपको वो पैसे मोबाइल पे प्रोग्राम करके देगी। UBI का आपने किसी ने सुना है UBI के बारे में? UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो ये किसानों को 500 रुपया महीना देने का जो खेल चला ना, ये UBI के अंडर का है।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम में कहते हैं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए मिनिमम कितने पैसे में काम चल जाएगा आपका। अब वो पैसा भी आपको प्रोग्रामेबल मिलेगा डिजिटल आने वाले टाइम में। अभी तो खाते में डाल रहे हैं ना, अभी तो खाता बना रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे डिजिटल करेंसी की आदत डालेंगे और बाद में वो पैसा जो है वो यहां से वैनिश हो जाएगा और फिर सिर्फ खाते में रह जाएगा। अब आने वाले वक्त में आपके ऊपर साइबर अटैक होने वाला है। साइबर अटैक में क्या होगा, आपका ऑनलाइन जितना इंफॉर्मेशन हमारी जैसे वीडियोस पड़ी हैं सारी की पोल खोलते हुए वो सब उड़ जाएंगी। तब वो उड़ने के बाद में नया रीसेट होगा। तो इंटरनेट भी आपको प्रोग्रामेड मिलेगा, यानी इंटरनेट में आपको किस चीज के ऊपर आप सर्च कर पाओगे, किस पे नहीं कर पाओगे, पूरा सेंसर्ड होगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से सेंसर्ड होगी। आज आप देखिए, मान लीजिए आप सुबह से लेके शाम तक कहां कहां जाते हो, आपका मोबाइल आपको बताता है। महीने के एंड में बता देता है कि इस महीने आप इतने कदम पैदल चले हो, इतने कार में चले हो, इतनी जगह खड़ा है, इतनी जगह रुके हो, ये सब क्या। ये तो आपको वो मोटा मोटा बताता है। असलियत में ये मोबाइल आपका जासूस है जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को मतलब रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी रिकॉर्ड कर रहा है कि इसने अपने मोबाइल से कितना पैसा ट्रांसफर कैसे कैसे लोगों को किया, कि आपने कौन सी पार्टी को डोनेशन दिया, आपने कैसे संस्थानों को डोनेशन दिया, आपने कहां कहां खर्च किया, आप कपड़ों पे कितना खर्च करते हो, खाने की चीजों पे कितना करते हो, ट्रैवलिंग पे कितना करते हो, या आप किस चीज पे कितना करते हो। ये एक एक चीज का ब्यौरा आपका ले रहा है और ये आपका लाइफस्टाइल तैयार कर रहा है। उसके हिसाब से उन लोगों को आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बातचीत? तो आप कैसी कैसी बात करते हो, कैसे कैसे लोगों को, उनको सिर्फ यही तो देखना है ना, कि प्रिडिक्ट करना है ना कि इस आदमी का व्यवहार कैसा होता है ऐसे माहौल में। ऐसे माहौल में ये दुबक के बैठ जाता है या एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव हो जाता है तो उसको एग्रेसिव करना कैसे है, कैसी कैसी बातों पे। मान लो इनको ये मालूम हो कि ये बंदा इस बात पे एग्रेसिव होता है, उसको एग्रेसिव कर दो और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दो। इस तरह से अब उनको अपने संसाधन चाहिए सारे के सारे फॉर्च्यून 500 को, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसी ने ये जो 2 साल से जो ड्रामा चल रहा था एक बीमारी के नाम पे, ये भी उसी का खेल था। अब तो सबको मालूम पड़ गया कि सब ड्रामा था। तो अगर मान लो बीमारी ड्रामा था तो उसका इलाज उससे भी बड़ा ड्रामा होएगा ऑब्वियसली। और इसके ऊपर देश के लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि मीडिया क्या बोलेगा, या कहीं हम लोग उस ऑड वन आउट में ना हो जाएं कि ज्यादा लोगों ने लगवा रखा है तो ज्यादा लोग एक तरफ ना हो जाएं। अब आने वाले वक्त में इनके जो पॉलिसीज थी, यानी कि इन्होंने पूरे 5 साल जो है 6 साल पहले पूरे देश को गर्त में डाला। चाहे जनधन योजना, अब आपको जनधन योजना छोटी योजना लगती होगी, जनधन योजना के थ्रू आपको सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन कर दिए, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड हो गया। फिर आपको फास्टैग जो दिया गया था गाड़ी के ऊपर, यह भी उसी का हिस्सा है कि आपको सर्वेलेंस पे रखना है। अभी आपको नहीं मालूम है इनका टारगेट क्या है, कि इतने टोल लगा दो कि इनको निकलते ही टोल याद आए और ये लगे कि टोल देना पड़ेगा। अब आगे इस पे टोल देना, फिर आगे टोल देना, फिर आगे टोल देना। आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी टोल लगने शुरू हो गए हैं। पहले तो नेशनल हाईवेज पे लगते थे, अब स्टेट हाईवे पे भी लगना शुरू हो गया। सर वैसे अभी इनका जो मास्टर प्लान अभी जो आ रहा है जुलाई अगस्त से, जो गडकरी ने बोला है कि अब टोल हटेंगे, अब पूरे इंडिया में टोल हटना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो आप घर से निकलते ही आपकी गाड़ी, अभी जो वही कह रहे हैं, अभी 3.5 लाख गाड़ियों के ऊपर ये लोग अपना सर्वे कर चुके हैं, अपनी रिसर्च कर चुके हैं और ये कामयाब हो गई है। तो अभी आने वाले वक्त में क्या होगा, आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो उस गाड़ी के ऊपर बकायदा जीपीएस लगाना कंपलसरी हो जाएगा। आपकी गाड़ी में नहीं लगा हुआ है तो जो नई गाड़ी आ रही है उनमें लगाया आता है, जीपीएस लगाना पड़ेगा आपको। अभी 7,000 रुपए वाला जीपीएस कमर्शियल के लिए जबरदस्ती किया इन्होंने के लिए। फिर आपके पास अगर डीजल गाड़ी है उसका टैक्स ज्यादा लगेगा, पेट्रोल का थोड़ा कम लगेगा, सीएनजी का और कम लगेगा, इलेक्ट्रिक का मिनिमम लगेगा। अब ये क्या आपको पुश करेंगे, इलेक्ट्रिक की तरफ पुश करेंगे। 2030 तक का एजेंडा है जिसका नाम है एजेंडा 2030। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 प्रोग्राम्स हैं, 17 गोल्स हैं
उन 17 गोल्स में एक एक गोल आपको कंट्रोल करने के लिए है, और बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, परिवहन सुविधा सबको देंगे। लेकिन किसको मिलेगी? जो सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मैंने 2 भी लगवा रखे हैं, मैंने 3 भी लगवा रखे हैं, मैंने 4 भी लगवा, उस केवल उसके लिए जितनी सुविधा होंगी केवल उसके लिए होंगी। और जिसने वो लगवा लिया वो सारी उम्र के लिए फार्मा कंपनियों का गुलाम, क्योंकि उसका इम्यूनिटी खत्म समझो। अब वो लाइफ टाइम बीमार होना शुरू हो जाएगा। जिसके शरीर में चेंजेस आने शुरू नहीं हुए हैं उसके ब्लड में शुरू हो चुके हैं। अभी तक का रिपोर्ट ये है डॉक्टर्स की, अब आने वाले वक्त में आपकी बॉडीज में भी चेंजेस आने शुरू होंगे तो आपको परमानेंट उनका गुलाम रहना पड़ेगा, तो आपको फिर लेना पड़ेगा एक, जैसे नशे वाले लोगों के साथ होता है। तो अब आपका परिवहन इनके कंट्रोल में हो गया, ठीक है। मतलब वो कैसे टैक्स लगने वाला है, टोल आगे आने वाले वक्त में कि आपने गाड़ी यहां से स्टार्ट की और यहां तक लेकर गए और आपने 10 मीटर चलाई तो आपको 10 मीटर का टोल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, कार्बन एमिशन किया आपने। मतलब इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि गांव की सड़क पे इतना टैक्स है, स्टेट छोटी लिंक रोड है, सिंगल वाले रोड उसका इतना है, हाईवे का इतना है और नेशनल हाईवे का इतना है। तो आपके हर चीज को सर्वेलेंस पे लगाने का तरीका है, और इसमें करेंसी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपकी करेंसी को ये लोग काबू करेंगे। उसके बाद पहले लेन देन के लिए लोग इस्तेमाल करते थे सोने चांदी का, वो आपके घरों से वो निकाल चुके हैं पहले ही। गोल्ड लोन के नाम पे गोल्ड लोन लो, आपको बड़े बड़े दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आएंगे। मतलब आपको लगेगा भाई दे के ले लेते हैं, थोड़ा किसी काम धंधे में लगा लेंगे और काम धंधा प्लान करके चौपट करेंगे ताकि आप वो लोन चुकता ना कर पाओ। आपने जिसने भी मेक इन इंडिया के नाम पे जिसने लोन लिए थे, आपको नहीं पता है कि वो सुनील कई बार बोलता होता है चाणक्य के बारे में कि उन्होंने कहा, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जब बहुत सारे इत्तेफाक आपके सामने हो तो उनको थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचना शुरू करो कि इतने सारे इत्तेफाक सामने नहीं होते। कि सड़क पे आप जा रहे थे, आगे से एक बंदा आ रहा है, वो इत्तेफाक है। फिर जब आप इधर आ रहे हो और फिर वो उधर जा रहा है, वो भी इत्तेफाक हो सकता है। फिर आप इधर जा रहे हो तो वो फिर उधर से आ रहा है, वो इत्तेफाक है, गड़बड़ हो जाएगी। अगली बार जब आप मुड़े हो तो फिर भी आ रहा है, फिर आपके दिमाग में डाउट जाना चाहिए कि यार हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता, मतलब जासूसी कर रहा है पक्का, ठीक है ना। हर बार ऐसे इत्तेफाक थोड़ी होता है कि इस चीज के साथ में इसका कॉम्बिनेशन ऐसे करके पूरा खेल समझा जाए। तो वो जो कई सारे इत्तेफाक ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह से समझने पड़ेंगे कि मार्च 2020 जब बैंकिंग पूरी दुनिया में बैंकिंग का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च 31 को, ठीक है ना जी। अब 31 मार्च तक हर बैंक कर्मचारी, अगर आप में से कोई बैंक में है या आपके घर में कोई बैंक में, उनसे पूछना आखिरी के जो तिमाही थी 2020 वाली, जो 19-20 वाला जो साल था, आखिरी तिमाही में बैंक कर्मचारियों को इतना प्रेशर था कि लोन दो जैसे मर्जी दो है। अभी तो मतलब अभी तो क्या है कि रूटीन सा बन गया। उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, हर आदमी को लोन देने की इनकी कवायद थी, क्योंकि इनको ऑलरेडी प्लान था। कारण क्या है कि ये जो सिमुलेशन है ये 2018 से चल रहा था। ये जो बीमारी के लिए सिमुलेशन चल रहा था, निपा वायरस का सिमुलेशन केरल के अंदर हुआ था। इसी तरह से इवेंट 201 है जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वो पहले से प्लान था कि किस देश में वायरस निकलेगा, किस देश में कब लॉकडाउन लगेगा, कब नहीं, सब कुछ ऑलरेडी दस्तावेजों में अवेलेबल था। बकायदा वीडियोज अवेलेबल थी जिसमें मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने पैसा दे रखा था। तो वो जब सिमुलेशन के बाद सबको पता लग गया था, बाद में वो वीडियोज हटा भी दी गई थी, अभी भी पड़ी है लेकिन हम लोगों के पास में। अब पहले आपको लोन बांट दिया गया और उसके बाद में लॉकडाउन लगा के सारे धंधे चौपट कर दिए गए। तो उस टाइम पे जिसने लोन लिए थे वो सब ने, अब किसी ने सामान बेच के भी नहीं उतरा किसी ने लोगों से लेके दिए, किसी ने कैसे दिए, तो ये सब चला। मेरा कहने का मतलब क्या है, आगे भी फ्यूचर में भी ज्यादा से ज्यादा आपको लोन दिया जाएगा। आपको किसान क्रेडिट कार्ड पे जिसने नहीं लिया वो ले लो, लाल डोरा तोड़ के घरों पे लोन देना है, लोन ले लो। लाल डोरा तोड़ के आपके घरों की रजिस्ट्री कराने का मकसद यही था कि आप
सोने पे लोन लो, डंगर पे लोन लो, ट्रैक्टर पे लोन लो, जिस चीज पे आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है उस पे लोन ले लो, काम आपका चलने नहीं देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। 2019 में डॉक्टर साहब हमारे गांव में पालावास गांव में बैंकिंग कर्मचारी दिसंबर के बाद दिवाली के बाद हर घर घर घूमे थे लोन देने के लिए। ले लो आप। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड ले लो। जिनमें से हमारे 2 गांव वालों ने जो मेरी जानकारी में है 2-2 रुपए सैकड़े ब्याज पर लोन दिया है। हाँ, वो क्या है, घर घर यही घर घर घूम। और ये अभी क्योंकि इनको आपका सारा डेटा मालूम है ना, पहले डेटा नहीं मालूम था इनके पास, पहले आपका डेटा ऑनलाइन नहीं था। ये ऑनलाइन जो है ये पूरी तरह से, मतलब ऐसे आपको तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, बड़ी छोटी सी बात लगती है, इनके वहां बड़े पर्दों के ऊपर पूरा का पूरा वो ग्राफ बनते हैं कि इतने % लोगों के पास इतना लोन चला गया है, इतने % लोगों की आमदनी इतने से कम है, इतने % लोग रोज इतने किलोमीटर चलते हैं, इतने % लोग इतना पैदल चलते हैं, इतने % के पास गाड़ी है, इतने % के पास बाइक है, सब कुछ आपका डेटा सारा का सारा वो बिल्कुल प्लान करके देखते हैं। अच्छा, अभी इनके पास सोना पड़ा हुआ है तो थोड़ा और अभी मंदिर रखेंगे। अभी पहले आपको श्रीलंका के अंदर औरतों ने अपने गहने तक बेचे अपने बच्चों को खाना देने के लिए, अपने शरीर तक बेचे अपने बच्चों को खाना देने के लिए। तो ये हाल अपने देश में लाने वाले हैं वो। जैसे ही आपका पैसा खत्म होगा, जैसे आपका पैसा खत्म होगा उसके बाद में ये फूड क्राइसिस लेके आएंगे। सरकार के पास पैसा खाना जमा नहीं है। अब हैं, बस आप लोग जितना जल्दी तैयार हो जाएंगे उतना जल्दी कर देंगे वो, मतलब वो तो बहुत जल्दी में है इस वक्त ना, वो आपके ऊपर है। आप खड़े हो गए तो नहीं ला पाएंगे, आप लोग नहीं बोले तो वो ले आएंगे। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो, कितना बार्टर सिस्टम पे फोकस करते हो, कितना समाज को बनाते हो, कितना समाज को समझा पाते हो, यह आपके ऊपर है। भारत ने हमेशा से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हराया है, क्योंकि भारत के पास अपनी जो सनातन संस्कृति है उसका एग्जाम्पल इतना अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आपकी जो व्यवस्था है वो एक एक बच्चे को खाना दे सकती है, एक एक बच्चे को रोजगार दे सकती है, समाज में स्थान दे सकती है, अपनी न्याय व्यवस्था एक एक आदमी को न्याय दे सकती है। आप देखेंगे अंग्रेजी व्यवस्था से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों के और अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कहीं भी कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून की किताब नहीं है। भारत छोटे छोटे गांव का अपना गणराज्य हुआ करता था। गांव की अपनी व्यवस्था होती थी कि उस गांव को क्या चाहिए, उस गांव के को कैसी न्याय व्यवस्था चाहिए, और वहां के लोग उस न्याय व्यवस्था को सिर माथे पर लेके थे और आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। वो हर समाज में होता ही है, मतलब थोड़ा मोटा असामाजिक तत्व तो उनके लिए वो व्यवस्था समाज में होती थी। तो इन्होंने सबसे पहले यही तोड़ा है कि पहले इन गांवों को इकट्ठा करके एक बना दो। हमारी जो ब्यूटी थी ना, अब वो कहते हैं कि कोलंबस ने भारत ढूंढा। अरे ढूंढा का मतलब क्या, वो हम थे पहले से यार यहाँ पे, वो तू आया था यहाँ चल के। ये उन्होंने तो देखा था कि यार इन लोगों के पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार पड़ा है, ये तो जिंदगी में कभी किसी के गुलाम हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप देखो हर जगह जहां जहां जाओगे, जैसे जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण है, वैसी बीमारियां हैं तो वैसी जड़ी बूटियां वहां अवेलेबल हैं। वैसे ही मतलब आप ये देखो, वैद्य जी से जब हमारी बात हुई तो इन्होंने मुझे एक पूरा का पूरा चार्ट बना के दिया कि राजस्थान की गायें पंजाब की गाय से कैसे अलग है, हरियाणा की गाय से कैसे अलग है, मध्य प्रदेश की गाय से कैसे अलग है, क्योंकि वहां की जमीन अलग है, जलवायु अलग है, तो वहां की जरूरतें अलग है और उस हिसाब से वो पूर्ति करती है वहां उस जगह की। मतलब हमारे जो देश की ब्यूटी क्या है कि पूरी दुनिया में जितने वातावरण है संभव, जितने भी जलवायु संभव है, वो सारी की सारी एक ही देश में अवेलेबल है। तो सारी दुनिया यहां पर समाहित है। अब इस चीज को आपने देखना है कि आप लोग मतलब कितना करने वाले हो। अगर आप इसको ये सोच रहे हो कि भाई ये जो ग्रुप है ये तो खाली जो है वो किसी सरकार का या किसी नीति का विरोध करने के लिए है, तो फिर आप लोग गलत सोच रहे हो। अगर ये लगता है आपको सच में कि यार कुछ बातें ऐसी हैं जो समझनी चाहिए बैठ के, देखिए हम इतने दिनों से लगे पड़े हैं, आपने गौर किया होगा, मतलब नरेंद्र भाई हैं 15 साल से, तो मेरे ख्याल 15-20 साल तो हो गए होंगे भाई साहब, इतने साल से तो ये लगे पड़े हैं। अच्छा,
मैं भी 12 में नौकरी छोड़ आया था, तो 10 साल तो मुझे भी हो गए हैं छोड़े हुए, और 6 साल से तो परमानेंट गांव-गांव जाके, 10 साल से सुनील लगा पड़ा है। मेरे ख्याल से आप भी 10 साल से आप भी लगे पड़े हैं, आप भी लगे पड़े हैं, प्रदीप भाई भी, वीरेंद्र जी भी। मतलब ये क्या था, इतने साल लगे क्यों पड़े हैं? और सुशील है, अभी नहीं आ पाए भाई। तो ये जो लोग हैं, ये अपने अपने फील्ड को लेके लगे हुए बचाने के लिए, समाज की न्याय व्यवस्था भी ठीक करनी, उसके नौजवानों को रास्ता भी दिखाना, उनके बच्चों की परवरिश पे भी बात करनी, इतने सारे ढेर सारी चीजें हैं जो समाज के अंदर करनी है। वो एक आदमी तो नहीं कर पाएगा। फिर चलो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर देखें तो फिर 10 भी नहीं कर पाएंगे भाई, 100 भी नहीं कर पाएंगे भाई, 1 लाख भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो 1 लाख लोग मिलकर अपनी व्यवस्था तैयार करें तो पॉसिबिलिटी बनती है, तब तो को थोड़ी बहुत संभावनाएं आती हैं। काट दिया। यही चीज सोच करके ये प्लान किया फिर कि एक काम करते हैं यार, जो रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो किसी की छतरी के नीचे जाके नहीं बैठते हैं। भाई मान लो मुझे लगे हुए है 10 साल हो गए मैंने अपनी जिंदगी का, और मुझे कोई संगठन कहता है, जो कि पहले कहते, देखो जिस आदमी के साथ 10, 20, 50 लोग हों, उसको संगठन भाग के उसके घर आएगा कि हमको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसकी जो जिंदगी की क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी कमाई है, वो चुपचाप उसकी झोली में डल जाती है। तो हमारे पास भी आते हैं, और यकीनन इनके पास भी आए होंगे लोग। अब आप को वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम तो नहीं जा रहे हैं। अब उससे हमने अंदाजा लगाया कि जब हम किसी के पास नहीं जाते क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी का नहीं है, तो फिर कोई हमारे साथ क्यों आएगा भाई? जो समाज में जो जेन्युइन लोग हैं, वो क्यों अपनी जिंदगी की सारी क्रेडिबिलिटी, सारी कमाई, सारी का सारा जो इतना दिन का किया हुआ उन्होंने, वो सारा फिर हमारी झोली में क्यों डालेगा कोई? यही सोच करके हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट तैयार किया कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का काम करते हैं। बिना ही संगठन बनाए, कि आपको अपना संगठन खत्म नहीं करना है, आपको अपना संगठन हमारे में विलय नहीं करना है। मेरा अलग संगठन है, नरेंद्र भाई का अलग, सुनील का अलग, सुशील का अलग है, आपका प्रदीप भाई का अलग है। यही बात हमारी जो प्रदीप भाई से शुरू में हुई तो यही हुई। आपने कुछ नहीं छोड़ना, आप जो कर रहे हैं वो करेंगे। आपने मुद्दा उठाना है समाज का, क्योंकि आप उस मुद्दे के एक्सपर्ट हैं। आपके उस मुद्दे में बाकी सारे संगठन साथ आएंगे जनता सरकार मोर्चा के। क्यों जी? एक मुद्दा मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया मुद्दा है और समाज का मुद्दा उठाना चाहिए, और इसमें से 3 संगठन मेरे से नाराज हैं कि नहीं देवेंद्र तू गलत उठा रहा है। तो ठीक है भाई, तुम मत आओ साथ, क्या नहीं? मतलब आप इंडिविजुअली अपना मुद्दा उठाइए, आप संगठित अपना मुद्दा उठाइए, इट इज योर चॉइस। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बिना बाउंडेशन के आप, कहने का मतलब है कि आप लोग अगर अपने अपने संगठनों में काम कर रहे हैं, आपको वैसे ही करते रहना है समाज के हित का काम। फिर आपको एडिशन में क्या करना है, जैसे मैं वैद्य जी से आयुर्वेद सीख लूं और सुनील मेरे से एजुकेशन सीख ले और मैं इससे खेती सीख लूं। मतलब मेरे साथियों से जो मुझे सीखने को मिले मैं ले लूं, और जो आपको मुझसे चाहिए वो आप मेरे से ले लो। मैं आपका इस्तेमाल करूं, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। यही है, समाज में ऐसे ही होता है। तो यही सोच करके हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट तैयार किया, और विजन ये है कि जो पिछले 2 साल के अंदर सरकारों ने ये जबरदस्ती करी हम लोगों के साथ कि ये इतने पागल हैं, 100 करोड़ नलवा लिए हैं, इतने बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को यह समझ में आता है कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो फिर भाई एक काम करके देख लेते हैं, एक बार लोगों को, जो एक सोच के लोग हैं, पहले उनको संगठित करके देख लेते हैं, और एक बार दिखा देते हैं सरकार को कि इतने लोग बोल रहे हैं, पागल थोड़ी है हैं? भाई हम नहीं लगवाना चाहते, मान लो आपका कोई केमिकल आपके अपने शरीर में नहीं डलवाना चाहते, मतलब बच्चों को हम लोग प्योर ब्लड रखना चाहते हैं। अब अकेले अकेले तो आप कैसे लड़ोगे? पॉसिबल ही नहीं है। या आप कहते हो कि आपकी करेंसी के ऊपर हम निर्भर नहीं है। भाई आपसे हमने कोई लोन नहीं ले रखा है, आपके भरोसे नहीं है, हम अपना अनाज जैसा कैसा होगा हम उगा लेंगे।
तो तुमसे ना तुम्हारा पैसा चाहिए, तुमसे ना तुम्हारी सुविधा चाहिए, तुम्हारी सब्सिडी नहीं चाहिए, तुम्हारा अस्पताल नहीं चाहिए, तुम्हारा स्कूल नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हमको अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना भाई। अपना स्कूल बना लेंगे, अब अपना स्कूल 4 आदमी तो मिलकर बनाएंगे तो उनको पैसा चाहिएगा। लेकिन अगर हमने जिस कॉन्सेप्ट पे शुरुआत करने की कोशिश करी कि यदि हम इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि 5000 परिवार इकट्ठे आकर के एक आवाज में आवाज बुलंद करें, एक साथ आकर के एक झटके में 5000 परिवार तो अपने बच्चों के लिए स्कूल भी बना सकते हैं, क्यों जी, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, उनके रोजगार का इंतजाम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब इकट्ठे होकर हम कुछ भी कर सकते हैं। और जिस दिन ये लगा कि ये प्योर ब्लड 5000 लोग इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं, सारी दुनिया आपके साथ आएगी, क्योंकि सबको भागना है उनसे, हर कोई परेशान है उनसे, सिर्फ उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कहां जाएं। वो रास्ता दिखाने का काम जनता सरकार मोर्चा करे कि अगर आपके बच्चों को पैदा होने के बाद 3-4 साल की उम्र में ही समाज तय कर ले कि इन बच्चों को समाज में यहां जगह देनी है, इसके लिए तैयार करना है, क्यों जी। और वो अपने पास टेक्नोलॉजी है, अब हम अपने एक एक बच्चे को जगह दे सकते हैं। तो ये सोच करके चले थे कि हम लोग जब हमारी हिसार वाली मीटिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि सारे जिलों की जोनल मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम एक तारीख तय करेंगे और उस तारीख में हम लोग फिर तय करेंगे कि भाई एक बार इकट्ठे होकर के कौन कौन है इस परिवार में वो बता दो, और दूसरा आप अब अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हो वो बता दो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सुनील भाई मतलब जो जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डील करते हैं, मतलब शहद है, मुरब्बा है, गुलकंद है, अनाज भी, मतलब गेहूं है, चावल है, जो अब ऐसे लोगों से इन्होंने संपर्क करा हुआ है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक उगाते हैं, कोई बिना खाद दवाई के, और इन्होंने कस्टमर भी ढूंढे हुए हैं। अब इनको ढूंढने पड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है, हमारे पास एक परिवार है कंज्यूम, और उस परिवार के पास भी कोई ना कोई होगा। जैसे हमारे नारनौल से एक भाई हैं, वो टेलर हैं, ठीक है, एक दूसरे भाई हैं वो मतलब उनका अपना उसका है, जूते बनाने का है, तो उनके पास भी तो इतना ही बड़ा वो है, बाजार पड़ा हुआ है। तो हमारे ही बच्चों में से किसी न किसी के पास ट्रैवलिंग का मजा आता हो किसी को, तो तू चल, फिर पूरी 135 करोड़ की जनसंख्या पड़ी है तेरा ग्राहक, क्यों जी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप लोगों के पास जो हुनर है, जो भी हुनर है, आपको जिस काम में आनंद आता है वो आप बताइए। आपको अभी हम एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको यह बताना है केवल कि आपका क्या हुनर है, आपको अपने हुनर में ही सपोर्ट करना है, समझ गए ना। मतलब हमें ये नहीं करना आपको कि आपको मजा आता है कि हम तो भाई तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, बस ऐसे पीछे, तो ठीक है, बस तुम लिख दो कि हम तो जहां तुम कहोगे वहां खड़े मिलेंगे। एक हमारे मित्र हैं दलाल साहब रोहतक से, उन्होंने बोला भाई अपने पास एक हुनर है, फौज से रिटायर हूं, मुझे लाठी बहुत बढ़िया चलानी आती है, एक लाठी में 2 को मार सकता हूं मैं, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और गोली आती है, कोई भी हथियार दे दो, तो अपने को जब भी लड़ाई होती है तो अपन खड़े मिलेंगे तुमको साथ है। तो उनको यही पता है कि भाई अपने को यही आता है तुम्हारा करना, मुझे तुम्हारी एक किताबी पढ़ाई लिखाई वाली भाषा नहीं आती है। तो ठीक है भाई, हमने लिख लिया उधर के ये लठ के लिए ये आदमी चाहिएगा, बंदूक चाहिएगी तो ये चाहिएगा। जब हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हमें इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका रोल क्या रहेगा इस समाज में जो हम आने वाले वक्त में बनाएंगे, एक तो ये आपने सुनिश्चित करना है। दूसरा, आपको मतलब इस हमसे क्या उम्मीदें हैं, मतलब इसमें आप ये भी लिखिएगा कि आप क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि इस पे बैठ के हम लोग रोज जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो सारे जने बैठ के, जहाँ भी रात्रि ठहराव होता है वहाँ उसमें हम लोग बैठ के एक एक आदमी का वो देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग हो गए जो इस काम के लिए हमें चाहिएंगे। अगर वो इतने लोग नहीं है तो खामखाई चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है भाई, संसाधन तो चाहिएंगे ना हमको। अगर उतने लोग हमारे को नहीं आएंगे, अब हमें कोई ज्ञापन देना है, मान लीजिए इसको डीसी को ज्ञापन देना है, हम कॉल दे देते हैं कि हर जिले पे ज्ञापन देना है, और 4 आदमी निकले घर से, 4 मोटरसाइकिल जाके खड़े हो जाएं, ज्ञापन देना है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्या मतलब, कोई लॉजिक नहीं है।
तो हमको इतना तो भरोसा होना चाहिए कि हमारे पास भाई हर जिले के अंदर इतने योद्धा ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है, जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हम ये मैसेज डाल दें कि प्रदीप भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है और नाजायज पकड़ा हुआ है और उनको जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ, तो एक मैसेज पे फटाफट निकलने वाले कितने भाई हमको पता हो तो फटाक से मैसेज करके भाई आधे घंटे में तुम पहुंचो, 1 घंटे में थोड़ी दूर वाले पहुंच रहे हैं 20 और 2 घंटे में बाकी के पहुंच रहे हैं, क्यों जी? तो उससे क्या होगा, एक हमें विश्वास, एक परिवार वाला विश्वास वो बना रहेगा। समझ सकते हैं आप मैं किस तरफ जा रहा हूं, समझे ना आप? तो अगर आपको शिक्षा पे काम करना है तो एक से एक योद्धा बैठे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनसे ट्रेनिंग हम दिलाएंगे। प्रणाम स्वामी जी। ठीक है, तो एक से एक योद्धा हमारा एजुकेशन पे काम कर रहा है, एक से एक आदमी। हाँ 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 हाँ, समापन करें थोड़ी देर। हाँ ठीक है जी, तो एक से एक योद्धा हमारे पास बैठे हैं, खेती पे काम करने वाले, एजुकेशन पे काम करने वाले, रोजगार पे, दूसरे मुद्दों पे, इंडस्ट्री के ऊपर और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग के ऊपर और खाप व्यवस्था के ऊपर और अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर। तो आप लोग अपने गांव में जाकर के अगर समझाने लगोगे तो सबसे पहले तो आपके पास जानकारियां होनी चाहिए ना भाई। आपसे कोई, जैसे अभी करेंसी वाला पॉइंट था, करेंसी वाला इतना गूढ़ विषय है, जिस दिन करेंसी समझ में आ गई, फोर्ड फाउंडेशन के सीईओ ये बोला करते थे कि यार जिस दिन इस पब्लिक को करेंसी का गेम समझ आ गया ना, उस दिन लोग, मतलब क्रांति आ जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि अभी तक आपको मालूम ही नहीं है करेंसी का गेम क्या है, अभी तक आपको मालूम ही नहीं है हेल्थ का माफिया का, जो ये ड्रग माफिया ने आपके घर घर तक कैसे दस्तक दी, एग्रीकल्चर को कैसे सिलसिलेवार तरीके से बर्बाद किया, और फिर कैसे बना जा सकता है वापस उसको रीबिल्ड अपनी व्यवस्था के हिसाब से। तो अगर कल कोई कॉल भी देते हैं कि अभी जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले इन्होंने टेस्टिंग करी थी राजस्थान के एक जमींदार की, 7 एकड़ जमीन को उन्होंने बैंक ने नीलाम करने के लिए नीलामी निकाल दी हैं, 16 लाख रुपए में, खाली करोड़ों की जमीन को ऐसे ही नीलाम। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पे तो आपकी जमीन की कीमत का 5वां 10वां हिस्सा ही मिलता है ना, और वो भी नहीं चुका पाएगा अगर किसान। क्यों? मान लीजिए किसान क्या करता है उस पैसे का, किसान को अगर खर्चे उसको खेती में लगा दिए तो भी खेती की कीमत कम कर दी और खर्चे बढ़ा दिए तो भी वो पूरा नहीं चुका पाएगा। उसने अगर मान लीजिए मकान में लगा दिया, बेटे बेटी के ब्याह में लगा दिया, कोई मोटरसाइकिल कार ट्रैक्टर खरीद लिया, तो वो भी आमदनी वापस नहीं दे पाएगा, वो भी गया पैसा एक बारी। और अगर उसने किसी से 2 रुपये सैकड़ा पे दे दिया कि सोचा कि 4 रुपये आता है, उधर से 4% आता है, 24% दे देता हूं, और जिसको 24% दे रखा है उसका बिजनेस खत्म हो जाए तो वो भी वापस नहीं दे पाएगा, तो वो भी वापस नहीं दे पाएगा। तो आने वाले वक्त में ये होने वाला है कि जो 90 से 99% किसानों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन पे पड़ी हुई है, उन किसानों को बैंक एक मुश्त एक झटके में ये बोलेगा कि आपको जमा करानी है अर्जेंट, और फिर आप महीने बाद ले लेना। और एक बार अब जमा कराने के लिए वो कहीं से जुगाड़ करके लाएगा समाज से, क्योंकि उसके पास तो है नहीं। अब वो जहां से जुगाड़ करके लाएगा, फिर धंधा चौपट, लॉकडाउन लग गया और उसके बाद वो वापस नहीं देगा बैंक, तो फिर समाज आपस में फिर जूतम बजाई करेगा। फिर आपके बिजली जो है, आपका पानी, आपकी गैस, आपका पेट्रोल डीजल, सब कुछ एक नंबर के साथ जुड़ेगा और वो होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद जो ये नया सर्टिफिकेट है, और सारी की सारी सर्विसेज डिजिटलाइज होंगी, सारी की सारी सर्विसेज प्राइवेट होंगी और सारी की सारी सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड होंगी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब एक जगह से कंट्रोल। जैसे पहले अपने पास कुओं में पानी होता था, अपने घर में नलका होता था, जितना चाहिए उतना निकाल लो, टंकियों में भर के रखने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, इन्होंने पूरी व्यवस्था करी कि नलके खत्म करो, टंकी का पानी आएगा आपके पास। पहले तो एक मोहल्ले की एक टंकी, फिर धीरे धीरे वो 2-2 घरों पे टंकी, फिर अब घर घर में टंकी से पानी। अब आपका टैप वाटर ही आएगा आने वाले वक्त में, और टैप वाटर में वो क्लोरीन भी डालते हैं साल में 2 बार, साल में 4 बार डालेंगे, उससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं हमने कभी पढ़े ही नहीं।
साल में 10 बार हर महीने डाल देंगे, उससे क्या साइड इफेक्ट्स है हमने पढ़े ही नहीं। और किसी दिन गलती से सरकार ने जो पाउच भेजा था उसमें किसी बीमारी का पाउच आ गया तो सारा का सारा गांव बीमार, फिर कह देंगे महामारी आ गई। समझ रहे हैं? और जिस दिन आपको रगड़ना है, जिस दिन आपको आपका पानी, बिजली, रसोई गैस, आपने कुछ शहरों में देख लिया होगा रसोई गैस की पाइप भी वैसे ही आ गई है जैसे पानी की पाइप आती है। ठीक है? यानी कि जिस दिन आप आंदोलन में खड़े नजर आए और सीसीटीवी कैमरा ने आपको पकड़ लिया, उस दिन आपके घर की रसोई भी बंद, पानी भी बंद, बिजली भी बंद। क्यों जी? सब कुछ बंद। 1 मिनट लगेगा ना, एक बटन, क्योंकि आधार कार्ड और फैमिली आईडी, सबसे बड़ी बात फैमिली आईडी है ना। तो यानी कहने का मतलब यह है लड़ाई बहुत बड़ी है, हम इसको लड़ सकते हैं केवल संगठित होकर। व्यवस्था से कोई पार्टी नहीं लड़ सकती, कोई लोग नहीं लड़ सकते। किसी को यह वहम हो कि कल को हम लोग कोई पार्टी बना लेंगे और सरकार बना लेंगे, उससे लड़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इससे लड़ने का एक ही तरीका है कि जो गांव का जो आदमी है वो उस व्यवस्था की चाबी अपने हाथ में रखे, पार्टी किसी की भी हो। हम वो इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे मालूम होना चाहिए कि कैसा आदमी मुझे चुनना है, बस। बाकी सारी पार्टियां वैसे आदमी को टिकट देना शुरू कर देंगी। और वो जागरूक करने का काम जनता सरकार मोर्चा करने का प्लान कर रहा है। और वो चाबी जो है वो अपने हाथ में, वो सिंपली कि जब जनता सरकार मोर्चा एक कॉल दे दे कि जिसके घर के बाहर ये बोर्ड लगा हो उसके घर में तुम घर घर दस्तक में नहीं जाओगे भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। कि इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग इकट्ठे संगठित होकर के। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लंबी चर्चा करनी है। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग एक तो अपने फ़ोन नंबर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, अपने गांव में जितने लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड हैं उन लोगों की छंटनी करना शुरू कीजिए, अपनी डायरी में नोट करना शुरू कीजिए कि जब स्टेट की मीटिंग होगी तो ये आदमी मुझे लेके जाना, ये समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। जितने भी लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को ला करके वहाँ अपनी जो स्टेट वाली मीटिंग में लेकर के आना है, वहाँ उसके लिए आपको तैयार करना है। आप क्या रोल अदा करेंगे समाज के नवनिर्माण में? जो भारतीयता के आधार पर राजीव भाई कहा करते थे हमें भारत का नवनिर्माण करना है, उस नवनिर्माण में आपका रोल क्या होगा, ये आपको अपना वक्तव्य में आपको वहाँ लिख के दे देना है। और हम लोग साथ मिल करके यकीनन कुछ अच्छा कर पाएंगे, इस उम्मीद में मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई गलत बात अगर कही हो तो उसके लिए क्षमा। और जय हिंद, जय भारत। निवेदन कर रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसा कर लें जो हमारे हाथ की चीज़ है।